हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे विज्ञान की प्रकृति, प्राकृतिक विज्ञान, लक्ष्य एवं उद्देश्य यानी नेचुरल साइंस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले जानेंगे प्राकृतिक विज्ञान क्या होता है। प्राकृतिक विज्ञान से हमारा तात्पर्य प्रकृति और भौतिक दुनिया के व्यवस्थित ज्ञान से है। अर्थात प्राकृतिक विज्ञान विश्व के समस्त पदार्थों के विविध पहलुओं का सुव्यवस्थित अध्ययन करता है, जो प्रयोगात्मक प्रक्षेपणों पर आधारित अन्वेषणों के फलस्वरूप किया जाता है। प्राकृतिक विज्ञान की शाखाएं। प्राकृतिक विज्ञान को मुख्यतः 3 शाखाओं में विभक्त किया जाता है, जो निम्नवत हैं। पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान और तीसरा है जीव विज्ञान। इस तरह से प्राकृतिक विज्ञान के 3 भाग हो गए: भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को पुनः भौतिक, खगोल विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, मौसम विज्ञान और खनिज विज्ञान में बांटा गया है। वही बात करें रसायन विज्ञान की, तो रसायन विज्ञान में कार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन आते हैं। और जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान में प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान आते हैं। विज्ञान के लक्ष्य। विज्ञान के क्या लक्ष्य हैं? सामान्य उद्देश्य को हम संक्षेप में लक्ष्य कहते हैं। लक्ष्य आदर्श होते हैं जिनका क्षेत्र असीमित होता है तथा जिनको पूर्ण रूप से प्राप्त करना प्रायः असंभव होता है। इसकी प्रकृति के लिए संपूर्ण स्कूल, समाज तथा राष्ट्र उत्तरदायी होता है। विज्ञान शिक्षण से संबंधित कुछ सामान्य उद्देश्य निम्नवत हैं। पहला, वैज्ञानिक जानकारी बढ़ाना। विज्ञान शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों के ज्ञान भंडार में वृद्धि होनी चाहिए। वे अपने चारों ओर जो कुछ देखते हैं उसके बारे में उन्हें अच्छी तरह जानकारी हो सके तथा साधारण रूप से काम आने वाले विज्ञान के कुछ सरल तथ्यों एवं सिद्धांतों का स्पष्ट ज्ञान हो सके। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। जो सामान्य जीवन यापन के लिए आवश्यक हो, उसी जानकारी को पहले अपना लक्ष्य बनाना चाहिए तथा बाद में इस वैज्ञानिक ज्ञान में वृद्धि की जानी चाहिए। दूसरा, व्यावहारिक उद्देश्य। ज्ञान तभी उपयोगी होता है जब उसको काम में लाया जा सके। इसलिए विज्ञान शिक्षक का उद्देश्य केवल यहीं तक सीमित नहीं होना चाहिए कि बच्चों को वैज्ञानिक सिद्धांत एवं तथ्यों का ज्ञान करा दिया जाए, बल्कि इस ज्ञान के द्वारा वे अपने परिवेश को ठीक प्रकार समझ सकें तथा उसे अपने दैनिक जीवन में काम ला सकें। इस मुख्य बात की ओर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। तीसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। विज्ञान की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना तथा उसके विकास के लिए उपयुक्त अवसर देना है। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक ढंग से सोचने, समझने और कार्य करने की आदत होनी चाहिए। उन्हें सभी तरह के अंधविश्वासों से दूर रहकर किसी भी बात को बिना प्रयोग, परीक्षण अथवा भलीभांति निरीक्षण किए हुए स्वीकार नहीं करना चाहिए। अतः विज्ञान की शिक्षा का इस प्रकार दिया जाना आवश्यक है कि उसके द्वारा बालकों में वैज्ञानिक स्वभाव उत्पन्न किया जा सके तथा उनमें तथ्यों की गहराई में जाने और नई नई वस्तुओं के बारे में जानने और खोजने की इच्छा बराबर बनी रहे। चौथा है सांस्कृतिक उद्देश्य। मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पृष्ठभूमि विज्ञान के इतिहास और साहित्य में छिपी पड़ी है। किसी भी देश में किसी भी समय में हुई वैज्ञानिक उन्नति उस देश की सभ्यता और संस्कृति का स्पष्ट चित्र उपस्थित कर सकती है। विज्ञान के अध्ययन के द्वारा विद्यार्थियों को सांस्कृतिक और सामाजिक उन्नति में विज्ञान के आविष्कारों का कितना हाथ रहा है, यह समझाने का प्रयत्न करना चाहिए। छोटे छोटे आविष्कार जो आज हमें बहुत सरल प्रतीत होते हैं, संपूर्ण मानव जाति के सैकड़ों वर्षों के अनवरत सामूहिक प्रयासों के परिणाम है। विद्यार्थियों को विज्ञान के इतिहास, प्रमुख आविष्कारों तथा वैज्ञानिकों की जीवन घटनाओं के बारे में इस तरह पढ़ाना चाहिए कि उनमें विज्ञान के सांस्कृतिक पक्ष को समझने और उसकी सराहना करने की योग्यता उत्पन्न हो सके और वे इससे कुछ प्रेरणा प्राप्त कर सकें। सामाजिक उद्देश्य। विज्ञान के अध्ययन द्वारा बच्चों में सामाजिकता के गुण का विकास होना चाहिए। वे अपने इस वैज्ञानिक गुण के समाज को ठीक प्रकार समझ सकें। इसके लिए उन्हें आज
तक की साधारण दिन प्रतिदिन काम में आने वाली वैज्ञानिक जानकारी व्यवहारिक रूप में दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त विज्ञान की शिक्षा इस आधार पर भी देनी चाहिए कि वह यह जाने कि किस प्रकार रहने तथा कार्य करने में अपने साथ पूरे समाज को भी लाभ पहुंचेगा। इस तरह से विज्ञान की शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों को अच्छा नागरिक बनाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। समाज में सुखी जीवन यापन करने और उसको निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर करने में विज्ञान का ही हाथ रहा है। इसका पूरा ज्ञान उन्हें कराया जाना चाहिए ताकि वे स्वयं विज्ञान को आगे बढ़ाकर समाज को आगे ले जा सकें। इसके अतिरिक्त उन्हें विज्ञान के विनाशकारी पक्ष से अवगत कराकर विज्ञान को सदैव जनोपयोगी एवं कल्याणकारी कार्यों में प्रयोग में लाने की भावना भी अवश्य भरनी चाहिए। छठा है जीविकोपार्जन संबंधी उद्देश्य। भविष्य में कुछ कमा सकने के योग्य बनाने के लिए ही प्रत्येक माँ बाप आज अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं। अतः शिक्षा को समय की इस मांग को पूरा करने वाला भी होना आवश्यक है। भौतिक विज्ञान की शिक्षा के लिए यह तो और भी अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्योंकि आज विज्ञान और तकनीकी ज्ञान के उपयोग के इस दौर में सभी व्यसनों की कुंजी विज्ञान के हाथ में ही चली गई है। विज्ञान के अध्ययन के द्वारा विद्यार्थियों के लिए अनगिनत व्यवसायों तथा रोजी रोटी कमाने के विभिन्न साधनों के द्वार खुल जाते हैं। इसलिए विज्ञान की पढ़ाई इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए कि विद्यार्थी अपने ज्ञान का उपयोग विभिन्न व्यवसायों तथा उद्योग धंधों में करके भविष्य में अपना जीवन निर्वाह कर सकने में समर्थ हो सकें। छोटी कक्षाओं में इसके लिए आधार तैयार हो जाना चाहिए। इन कक्षाओं में ज्ञान इस प्रकार दिया जाना चाहिए जो कुछ बड़ी कक्षाओं से संबंधित ज्ञान को ठीक प्रकार से समझने में पूरी सहायता कर सके, जिससे बच्चे स्कूली शिक्षा समाप्त करके व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा ऊंची पढ़ाई पढ़कर कुछ अधिक टेक्निकल विषयों का ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो सके। विज्ञान संबंधी रुचिकर क्रियाओं के द्वारा उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करने तथा छोटे छोटे मरम्मत के कार्य करने की दिशा में भी विज्ञान की शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए। बच्चे इन्हें कुटीर उद्योग और कारीगरी के रूप में अपनाकर भविष्य में अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। सातवां, अवकाश के समय का सदुपयोग। विज्ञान के अध्ययन के द्वारा मनोरंजन एवं अवकाश के समय का सदुपयोग कर सकने की योग्यता आनी चाहिए। बच्चों में स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास करने के लिए आवश्यक है कि वे अपना समय व्यर्थ नष्ट न करके उपयोगी कार्यों को करते हुए पूर्ण रूप से व्यस्त रहें। इनकी शिक्षा द्वारा खाली समय का सदुपयोग भली भांति संभव हो सकता है। विज्ञान संबंधी अनेक रुचिकर कार्यों जैसे फोटोग्राफी, वैज्ञानिक सामग्री और यंत्रों का निर्माण करना, दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे साबुन, पेस्ट, मंजन, वार्निश, स्याही इत्यादि बनाना, दैनिक जीवन में काम आने वाले वैज्ञानिक वस्तुओं जैसे पेन, पंप, साइकिल, रेडियो, घड़ी, बिजली के सामान आदि की उचित देखभाल उनके अवकाश के समय को ठीक प्रकार से व्यवस्थित करने का सुअवसर प्रदान करती है। आठवां, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। विज्ञान की शिक्षा अगर ठीक प्रकार से दी जाए तो इसके द्वारा बालकों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में तथा उनकी स्वाभाविक रुचियों का विकास करने में सहायता मिलती है। जिज्ञासा, रचनात्मक एवं संग्रह की प्रवृत्तियों तथा आत्मतुष्टि एवं आत्म प्रकाशन आदि मन की भावनाओं की तृप्ति का विज्ञान एक सफल साधन है। विज्ञान को इस तरह पढ़ाना चाहिए कि उससे बच्चों की सहज स्वाभाविक रुचियों और इच्छाओं को सही दिशा में पनपने का पूर्ण अवसर प्राप्त होता रहे। वे अधिकाधिक जिज्ञासु एवं चिंतनशील बनते जाएं, उनकी रचनात्मक शक्तियों को उचित मोड़ मिल जाए। क्रियात्मक, व्यवहारिक एवं रोचक क्रियाओं द्वारा उन्हें इस तरह ज्ञान प्राप्त कराया जाए कि जिससे विज्ञान के अध्ययन के प्रति उनमें स्वाभाविक रुचि और रुझान पैदा हो सके।
9वां, अन्य विषयों के अध्ययन में सहायक। स्कूल में अध्ययन के लिए जो भी विषय हैं वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से बहुत हद तक संबंधित हैं। एक का ज्ञान दूसरे विषय के ऊपर भी लागू होता है। एक के अध्ययन के द्वारा अन्य विषय के अध्ययन में भी सहायता मिलती है। अतः विज्ञान की शिक्षा द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्रत्येक श्रेणी में भौतिक विज्ञान की पढ़ाई उस श्रेणी में अध्ययन किए जाने वाले अन्य विषयों की पढ़ाई को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए, ताकि विज्ञान का अध्ययन अन्य विषयों के साथ भली भांति समन्वय करके ज्ञान ग्रहण करने में आसानी से हो। 10वां, प्रयोग संबंधी कुशलता उत्पन्न करना। विज्ञान में अध्ययन द्वारा बच्चों में प्रयोग संबंधी कुशलता आनी चाहिए। छोटी कक्षाओं में यद्यपि उनसे इस प्रकार की कोई विशेष योग्यता की आशा नहीं की जाती, परंतु फिर भी यह प्रयत्न करना चाहिए कि वे सरल और साधारण वैज्ञानिक उपकरणों और सामग्री से भली भांति अवगत हो जाएं तथा छोटे छोटे प्रयोग करके वैज्ञानिक तथ्यों को समझने और उन्हें प्रयोग और परीक्षण की कसौटी पर कसने के योग्य हो सकें। उनमें प्रयोग और परीक्षणों के प्रति रुचि और आकर्षण पैदा करने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए, ताकि बड़ी कक्षाओं में प्रयोग संबंधी जिस कौशल की आवश्यकता होती है उसकी नींव रखी जा सके। विज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य विभिन्न विषयों और उपविषयों के लिए निश्चित किए जाते हैं। इनका प्रयोग केवल शिक्षण कार्य के लिए ही नहीं वरन छात्रों की उपलब्धि की जांच करने के लिए भी किया जाता है। यह एक पूर्ण कथन होता है तथा इसके 2 भाग होते हैं। प्रथम भाग का संबंध बालक में लाए जाने वाले वांछनीय व्यवहारिक परिवर्तनों से है तथा दूसरे भाग का संबंध विषय वस्तु से होता है। इसका क्षेत्र सीमित होता है तथा हम इनको पूर्ण रूप से निश्चित ही प्राप्त कर सकते हैं। एनसीईआरटी के मूल्यांकन एवं परीक्षा अंक में उद्देश्य की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। विशिष्ट उद्देश्य वह बिंदु अथवा अभिष्ट है जिसकी दिशा में कार्य किया जाता है। वह व्यवस्थित परिवर्तन है जिसे क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है जिसके लिए हम कार्य करते हैं। सामान्य अर्थ में विशिष्ट उद्देश्य वास्तव में वह लक्ष्य है जिन्हें प्राप्त करने के लिए विज्ञान शिक्षण की संपूर्ण क्रियाएं केंद्रित होती हैं। अर्थात विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य व्यवहार में परिवर्तन है जो कि बालक में इच्छानुसार किए जाएंगे। के डेविस के अनुसार सीखने का उद्देश्य अपेक्षित परिवर्तन का वर्णन है। BS ब्लूम ने विशिष्ट उद्देश्यों को और अधिक स्पष्ट किया है। विशिष्ट उद्देश्य वह लक्ष्य मात्र ही नहीं होते जिनकी सहायता से पाठ्यक्रम को निर्मित किया जाता है या अनुदेशन के लिए निर्देशन किया जाता है, अपितु यह मूल्यांकन की प्रक्रिया के विशिष्टीकरण में भी सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि बालक को समाचार पत्र से लिए गए किसी ग्राफ के अंश को पहचानने या उससे संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा जाए तो वह उसका सही उत्तर देता है। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत निम्न बातें नहीं आती, जैसे पहला अध्यापक व्यवहार, दूसरा विशिष्ट विषय वस्तु की सूची, तीसरा जीवन मूल्य। लक्ष्य एवं विशिष्ट उद्देश्यों में अंतर। अधिकतर लक्ष्य यानी एम एवं उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स दोनों को ही समान अर्थ में लिया जाता है, अतः इनके बारे में स्पष्ट ज्ञान होना आवश्यक है। सामान्य रूप से विद्यालयों के पाठ्यक्रम में जिन विषयों को समाविष्ट किया जाता है उन्हें पाठ्यक्रम में रखने का कुछ न कुछ प्रयोजन अवश्य होता है और इसी ध्येय की प्राप्ति के लिए प्रत्येक विषय को पढ़ाने के अपने अपने लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। अधिकतर इन लक्ष्यों का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उनके पढ़ाने के द्वारा किस प्रकार के लाभों या मूल्यों की प्राप्ति संभव है। आगे हम इनमें से किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं तो उनके लिए जिन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना होता है उन्हें लक्ष्य के उद्देश्य कहा जाता है और इस तरह के किसी एक विशेष लक्ष्य के अंतर्गत कई उद्देश्यों का समावेशन होता है। इस तरह भौतिक विज्ञानों के शिक्षण के उद्देश्य भौतिक विज्ञानों के शिक्षण के व्यापक लक्ष्यों पर ही आधारित होते हैं तथा भौतिक विज्ञान के पठन पाठन को अधिक उपयोगी बनाकर विद्यार्थियों के व्यवहार में उपयुक्त परिवर्तन लाने की भूमिका निभाते हैं। इनमें निहित अंतर को निम्न प्रकार से प्रकट किया जा सकता है।
जैसे लक्ष्य क्या होते हैं? लक्ष्य व्यापक होते हैं, जबकि विशिष्ट उद्देश्य ये विशिष्ट होते हैं। लक्ष्य परोक्ष होते हैं, जबकि उद्देश्य प्रत्यक्ष होते हैं। लक्ष्य के आधार दार्शनिक होते हैं, जबकि उद्देश्य के आधार मनोवैज्ञानिक होते हैं। लक्ष्य औपचारिक होता है, जबकि उद्देश्य कार्यपरक होते हैं। लक्ष्य लंबी अवधि के अंदर इन्हें प्राप्त किया जाता है, जबकि विशिष्ट उद्देश्य को छोटी अवधि के भीतर इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। लक्ष्य पूरी जनसंख्या को आधार मानकर निर्धारित किए जाते हैं, जबकि उद्देश्य न्याय दर्श को आधार मानकर निर्धारित किए जाते हैं। लक्ष्य शैक्षिक होते हैं, जबकि उद्देश्य अनुदेशनात्मक होते हैं। अपनी निश्चितता और प्राप्यता के फलस्वरूप ही जब किसी विशेष विषय का अध्यापक अपने विषय से संबंधित उप विषय के प्रकरण को पढ़ा रहा होता है, तो उसके सामने प्राप्त करने के लिए व्यापक उद्देश्य या लक्ष्य नहीं होते, बल्कि प्राप्त हो सकने योग्य कुछ ऐसे सीमित उद्देश्य ही होते हैं जो उनके प्रयासों को एक निश्चित और स्पष्ट दिशा प्रदान कर सकें। उद्देश्यों के वर्गीकरण का आधुनिक आधार। शिक्षकों ने सामान्य उद्देश्यों को वांछित लक्ष्यों के रूप में स्वीकार किया, किंतु इनकी अस्पष्टता ने शिक्षण में इनके प्रयोग में अधिक सहायता नहीं दी। इस दोष को दूर करने के लिए मनोवैज्ञानिकों के एक समूह ने सन 1948 में मानव व्यवहार के समान तत्वों को वर्गीकृत करने के प्रयास किए। संक्षिप्त अनुसंधान के पश्चात ही इस उद्देश्य को 3 वर्गों में विभक्त किया, जो निम्न हैं। पहला, ज्ञानात्मक पक्ष यानी कॉग्निटिव डोमेन। दूसरा, भावात्मक पक्ष यानी अफेक्टिव डोमेन। और तीसरा, क्रियात्मक पक्ष यानी कोग्निटिव डोमेन। इस समूह ने एक नवीन वर्गीकरण का निर्माण किया, जिसका आधार स्थूल से सूक्ष्म की ओर तथा सरल से कठिन की ओर था। ब्लूम ने अपने सहयोगियों के साथ शिकागो विश्वविद्यालय में इन 3 वर्गों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ज्ञानात्मक पक्ष का ब्लूम ने 1956 में, भावात्मक पक्ष का ब्लूम, कर्थवाल तथा मसीहा ने 1964 में तथा क्रियात्मक पक्ष का सिम्पसन ने 1663 में वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ये जो ग्राफ है, यहाँ पर इस ग्राफ में सीखने के अनुभव, शैक्षिक उद्देश्य और व्यवहार परिवर्तन को दर्शाया गया है। इस वर्गीकरण को निम्न तालिका द्वारा दर्शाया जा सकता है। जैसे ये तालिका है जिसमें शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है। इसमें सबसे पहला कॉलम में हमारे पास में ज्ञानात्मक पक्ष है, फिर भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष में आता है ज्ञान, भावात्मक पक्ष में ज्ञान को ग्रहण करना आता है और क्रियात्मक पक्ष में ज्ञान के द्वारा उत्तेजना उत्पन्न होती है। वही बोध की दूसरा पॉइंट है बोध। बोध से भावात्मक पक्ष में प्रतिक्रिया होती है और क्रियात्मक पक्ष में कार्यवाही होती है। तीसरा है प्रयोग। प्रयोग से भावात्मक पक्ष में अनुमूल्यन आता है और क्रियात्मक पक्ष में नियंत्रण आता है। चौथा है विश्लेषण। विश्लेषण से भावात्मक पक्ष में विचारणा आती है, जबकि क्रियात्मक पक्ष में समायोजन आता है। पांचवा है संश्लेषण। संश्लेषण से भावात्मक पक्ष में व्यवस्थापन आता है, जबकि क्रियात्मक पक्ष में स्वाभाविकरण आता है। छठा है मूल्यांकन। मूल्यांकन से भावात्मक पक्ष में चरित्रीकरण आता है, जबकि क्रियात्मक पक्ष में आदत या कौशल आता है। अब कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं, इन्हें भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मुदालियर कमीशन ने विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य स्वीकार किए। पहला ऑप्शन है बालकों में व्यवस्थित रूप से सोचने की आदत का विकास। दूसरा है बालकों में प्राकृतिक घटनाओं के सूक्ष्म प्रेषण, खोज, वर्गीकरण की योग्यता विकसित करना। तीसरा गुणात्मक, रचनात्मक व गवेषणात्मक शक्तियों को विकसित करना। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न है,
विज्ञान ओलंपियाड संचालित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला, विद्यार्थियों का उनकी योग्यताओं के अनुसार मूल्यांकन करना। दूसरा, व्यावसायिक परीक्षाओं में विद्यार्थियों को उच्च अंक प्राप्त करने में सहायता करना। तीसरा, उनके विद्यार्थियों के परिणामों पर विद्यालय का आकलन करना। और चौथा है सृजनात्मक और प्रयोगीकरण को प्रोत्साहित करके विषय की निपुणता को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, कि सृजनात्मक और प्रयोगीकरण को प्रोत्साहित करके विषय में निपुणता को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य है। पहला, शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन। दूसरा, तर्क शक्ति का विकास। तीसरा, दैनिक जीवन में बंधी समस्या का हल। चौथा है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 4 है, प्राथमिक कक्षा स्तर पर सामान्य विज्ञान शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, ज्ञान अवबोध अनुप्रयोग। ऑप्शन 2, कौशल रुचियां अभिवृत्ति। ऑप्शन 3, योग्यताएं प्रशंसाएं अवकाश काल का सदुपयोग। और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। 3 उद्देश्य हैं, ज्ञान, अवबोध और अनुप्रयोग। 5वां प्रश्न है, विज्ञान के शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पहला, अनुशासनात्मक उद्देश्य। दूसरा, सांस्कृतिक मूल्यांकन। तीसरा, सामाजिक उद्देश्य। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, उपरोक्त सभी। 6ठा प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? पहला, पाठों को शीघ्रतापूर्वक दोहराने के अवसर देना। दूसरा, व्यक्तिगत शिक्षा का अवसर प्रदान करना। तीसरा, छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना। चौथा है विज्ञान अध्यापन में धन की बचत करना। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना। 7वां प्रश्न है, विज्ञान में विद्युत उपकरणों की रचना का अवलोकन कर यदि छात्र घर के खराब विद्युत उपकरणों को ठीक कर लेते हैं तो किस प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति होगी? ऑप्शन 1, ज्ञान। दूसरा, ज्ञानोपयोग। तीसरा, अभिरुचि। और चौथा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो 7वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ज्ञानोपयोग। 8वां प्रश्न है, उद्देश्य जिनका संबंध हमारे ज्ञान के पुनः स्मरण, पहचान, बौद्धिक क्षमता एवं कौशल विकास से है, किससे संबंधित है? ऑप्शन 1, ज्ञानात्मक पक्ष। ऑप्शन 2, भावात्मक पक्ष। ऑप्शन 3, क्रियात्मक पक्ष। या ऑप्शन 4, ये सभी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ज्ञानात्मक पक्ष। क्वेश्चन 9 में आते हैं, तारा देवी रिपोर्ट में प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए सामान्य विज्ञान शिक्षण संबंधी उद्देश्य बताए गए हैं। पहला, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। दूसरा, बालकों में प्रेक्षण, खोज, वर्गीकरण एवं व्यवस्थित अध्ययन आदतों का निर्माण करना। तीसरा, बालकों की सृजनात्मक शक्तियों का विकास करना। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 है, अवबोधन का उद्देश्य किसका उद्देश्य है? ऑप्शन 1, गणित शिक्षण का। दूसरा, विज्ञान शिक्षण का। तीसरा, सामाजिक ज्ञान शिक्षण का। चौथा है हिंदी शिक्षण का। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, विज्ञान शिक्षण का। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्राकृतिक विज्ञान के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन 1, प्रयोगशीलता के आधार पर। ऑप्शन 2, समयबद्धता के आधार पर। ऑप्शन 3, उपयुक्तता के आधार पर। और ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, यदि बालक अपने विज्ञान संबंधी प्रयोगों में अथवा कथनों में स्पष्ट रूप से त्रुटियों का पता कर लेता है तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? ऑप्शन 1, ज्ञानात्मक। दूसरा, भावात्मक। तीसरा, क्रियात्मक। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है, ज्ञानात्मक।
क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, विज्ञान क्लब का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, ज्ञान में छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। दूसरा, अपनी रुचि एवं योग्यता का विज्ञान के क्षेत्रों में उपयोग करना। तीसरा, विज्ञान के आविष्कारों से परिचित कराकर विज्ञान के सांस्कृतिक मूल्य से परिचित कराना। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 14 में आते हैं, निम्न में से क्या विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य है। पहला, बच्चों में वैज्ञानिक जानकारी का विस्तार करना। दूसरा, बच्चों को सांस्कृतिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु सक्षम बनाना। तीसरा, अवकाश के खाली समय का सदुपयोग करना सीखना। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, इसमें भी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 15 है, निम्न में से क्या विशिष्ट उद्देश्यों का एक गुण नहीं है। ऑप्शन 1, इनका आधार दार्शनिक होता है। 2, इनका आधार मनोवैज्ञानिक होता है। 3, ये विशिष्ट होते हैं। और 4 है, ये कार्यपरक होते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, इनका आधार दार्शनिक होता है। क्वेश्चन 16 में आते हैं, उद्देश्यों के वर्गीकरण का आधुनिक आधार क्या है। पहला, ज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा, भावात्मक पक्ष। तीसरा, क्रियात्मक पक्ष। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से क्या विज्ञान शिक्षण उद्देश्यों का एक भावात्मक पक्ष है। ऑप्शन 1 ज्ञान। ऑप्शन 2 प्रतिक्रिया। ऑप्शन 3 प्रयोग। ऑप्शन 4 मूल्यांकन। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है, प्रतिक्रिया। क्वेश्चन 18 में आते हैं, निम्न में से क्या प्राकृतिक विज्ञान का घटक नहीं है। ऑप्शन 1 भौतिक। दूसरा रासायनिक। तीसरा जीव विज्ञान। और चौथा है इतिहास। तो आंसर होगा ऑप्शन 4 इतिहास। क्वेश्चन 19 आते हैं, विशिष्ट उद्देश्य संबंधित होते हैं। किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है अध्यापक व्यवहार से। दूसरा विषय वस्तु से। तीसरा विषय वस्तु की सूची से। और चौथा है जीवन मूल्यों से। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, विषय वस्तु से। क्वेश्चन 20 में आते हैं, निम्न में से क्या एक प्राकृतिक विज्ञान की शाखा नहीं। कौन सी एक प्राकृतिक विज्ञान की शाखा नहीं है। ऑप्शन 1 भौतिक विज्ञान। दूसरा रासायनिक विज्ञान। तीसरा सामान्य विज्ञान। और चौथा जीव विज्ञान। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, सामान्य विज्ञान। क्वेश्चन 21 है, विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। ऑप्शन 1 सीखने का उचित वातावरण तैयार करने हेतु। दूसरा अध्यापक के एक निर्देशक के रूप में सहायता करने हेतु। तीसरा छात्र व शिक्षक के बीच उचित तालमेल। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है, उपरोक्त सभी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं फिर से अगली क्लास में। धन्यवाद।